ठीक है जी, बड़े मोटर जैसे 10 HP 8 HP, तो ये 3 फेस ही क्यों होते हैं, सिंगल फेस क्यों नहीं होते? ठीक है जी, थोड़ा सा ये बताइए। और उससे पहले एक चीज़ मुझे ये बता दीजिए कि फेस क्या होता है? फेस जैसे 3 फेस, 2 फेस, सिंगल फेस, ये फेस क्या होता है, एक बार ये क्लियर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत भाइयों, मेरा नाम है गुरविंदर सिंह और स्वागत करता हूँ एक और नई वीडियो में। भाइयों, आज जो अपना टॉपिक होने वाला है बहुत ही इंफॉर्मेटिव टॉपिक होने वाला है जी। किसानी के मामले में अगर हम बात करें, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट लगते हैं, जैसे मोटर वगैरह हो गया, स्टार्टर वगैरह हो गया, ठीक है ये 3 फेस जैसे बिजली है कि 3 फेस ही बिजली क्यों है, 2 फेस क्यों नहीं है, सिंगल फेस क्यों नहीं है? तो हमारे पास आज दीपांशु भाई हैं और इनसे पूरी वार्तालाप करेंगे। और मैं थोड़ा सा भाई से एक बार परिचय दे दूँ मैं भाई का खुद ही। ये IIT कानपुर से इन्होंने BTech कर रखी है जी, और पीछे से भाई के पास गूगल से भी जो है पैकेज आया था अच्छा खासा, तो भाई ने जो है मतलब कि वहाँ पे बिल्कुल भी रुचि नहीं दिखाई और खुद जो है बिल्कुल ही कह सकते जैसे किसानों के लड़के हैं जी, और खुद का काम जो है शुरू किया। और भाई मैं ये बात छोटा सा ये कहना चाहता हूँ कि इतनी छोटी उम्र में जो भाई साहब ने अपना, दीपांशु भाई ने एक मुकाम हासिल कर लिया भाई, पूरी उम्र लग जा, ठीक है जी। तो ना ज़्यादा देरी करते हुए भाई से पहला सवाल पूछेंगे। अच्छा दीपांशु भाई, तैयार हो? कुछ सवाल है अपने, बेसिक से सवाल है और बड़े ज़रूरी हैं किसानों के लिए, है ना, उनकी मतलब कि नॉलेज के लिए बड़े ज़रूरी हैं। अच्छा सबसे पहले ये बताइए कि जो अपने समर्सिबल मोटर होते हैं, ठीक है जी, बड़े मोटर जैसे 10 HP 8 HP, तो ये 3 फेस ही क्यों होते हैं, सिंगल फेस क्यों नहीं होते? ठीक है जी, थोड़ा सा ये बताइए। और उससे पहले एक चीज़ मुझे ये बता दीजिए कि फेस क्या होता है? फेस जैसे 3 फेस, 2 फेस, सिंगल फेस, ये फेस क्या होता है, एक बार ये क्लियर कर दीजिए। अच्छा, ये जो पहले मैं आपको इसी सवाल का जवाब देता हूँ कि ये दरअसल फेज़ है क्या जी। ये जो हम सुनते हैं कि भाई घर पे जो हमारी मोटरें हैं वो सिंगल फेज़ हैं, ट्यूबवेल पे जो मोटरें हैं हमारी वो 3 फेज़ हैं, 3 फेस है। और कई बार हम सुनने मिस्त्री बताते हैं कि भाई 3 फेज़ नहीं आ रहे, सिर्फ 2 फेज़ आ रहे हैं। हाँ जी, ये सिंगल फेज़ है। तो ये क्या है? दरअसल फेज़ शब्द की अगर हम मतलब पे जाएँ कि एकदम इसका मीनिंग क्या है, तो दरअसल आसान भाषा में समझे तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं टाइम से रिलेटेड, कि जो आपका टाइम होता है ना, एक टाइम से दूसरे टाइम के बीच में जो डिफरेंस है, आप वो एक आसान भाषा में समझ सकते हो, वो फेज़ है। जैसे कि कई बार आसान भाषा में हम ये भी यूज़ करते हैं लोग, भाई कि मेरा एक अच्छा फेज़ चल रहा है, या फिर मैं एक बहुत बुरे फेज़ से गुजरा हूँ, अभी मेरा एक मीडियम फेज़ चल रहा है, इस टाइप से मतलब फेज़ टाइम की तरह यूज़ होता है। तो यहाँ पर भी फेज़ का मतलब टाइम से ही है। दरअसल हमारी जो ट्यूबवेल या घरों में जो बिजली आ रही है, AC इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, AC बिजली आ रही है, मतलब आसान भाषा में, तो AC बिजली जो 3 तार हैं हमारे, अगर 3 फेज की बात करें, देखो 2 तरीके का करंट होता है, AC करंट और DC करंट। हाँ जी, हाँ जी। तो यार आप AC करंट के बारे में बात AC के बारे में बात करें, DC के बारे में मैं आपको फिर कभी बताऊंगा डिटेल में कि इन दोनों में अंतर होता क्या है, इनमें फ़र्क क्या है। DC जो हमारे बैटरियों में या सेल में होता है, और AC जो हमारे घर में बिजली आ रही है। तो फेज जो होता है ना, जैसे 3 फेज की अगर हम बात करें, 3 फेज में 3 तार आते हैं घर में। घर में कुछ लोगों के घर में आते हैं, ज़्यादातर 12 पे तो 3 फेज होती है। तो 3 तारों में जो बिजली के आने में जो समय का अंतर है, हाँ जी, वो फेज है। एक आसान भाषा में समझिए कि एक तार में जब बिजली आ रही है या इलेक्ट्रिसिटी करंट आ रहा है, दूसरे तार में जो करंट आता है उसमें थोड़ा सा टाइम का डिफरेंस होता है। अच्छा, मतलब थोड़ा सा समय का अंतराल रहेगा। मतलब कि आपके कहने का मतलब ये है जैसे 3 फेज आ रहे हैं, तीनों फेज जो है इक्वल नहीं आते, एक साथ बिजली नहीं आती, ओवरऑल एवरेज तो बराबर रहता है बिजली का। ये मान के चलो, एक बार पावर पहले में आई, फिर उसके थोड़ी सी देर बाद दूसरे में आती है, फिर थोड़ी सी देर बाद तीसरे में आती है। और ये थोड़ी सी देर जो होती है ना, ये समय होता है 3.3 मिली सेकंड होता है, 1 सेकंड का 1000 बार सच। इससे ज्यादा मतलब नहीं है हमें कि कितना है। आसान भाषा में समझो कि 3 फेज जो हैं कि ऐसा है कि 3 अलग अलग, एक के बाद एक उनमें पावर आ रही है। पहले तार में आई पहले पावर, फिर दूसरे में आई, फिर तीसरे में आई, तीसरे के बाद फिर से पहले में आई, और ऐसे ये सीक्वेंस इनकी चलती रहती है। 1 2 3, फिर 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ये फेज है। और अगर आप इसको एक किसान भाई के लिए थोड़ा सा आसानी से समझाने के लिए मैं बताऊं, हमारे ट्रैक्टरों के इंजन है जी, हमने सिंगल सिलेंडर इंजन भी देखा है जी, 3 सिलेंडर और 4 सिलेंडर भी देखा है जी। तो आप उनको फेज की तरह लेके चलो। सिंगल फेज बिजली है आपका सिंगल सिलेंडर इंजन, जैसे आइसर का इंजन होता है जी, वो सिंगल सिलेंडर, आप उसको सिंगल फेज मान के चलो जी। जो 3 फेज बिजली है वो है आपका 3 सिलेंडर इंजन
जी, ठीक है जी। आप 3 सिलेंडर इंजन में अगर कभी भी उसकी वर्किंग कार्य प्रणाली देखोगे तो उसमें तीनों सिलेंडर एक साथ ताकत नहीं लगाते, लेकिन कोई ना कोई सिलेंडर हर वक्त ताकत लगाता रहता है, कई बार 2 भी लगाते रहते हैं, पावर देता रहता है। पावर में होता है जी। हाँ जी, एक सिलेंडर हमेशा पावर में होता है, कोई ना कोई जरूर रहेगा। तो वो है 3 फेज पावर, और सिंगल फेज पावर है बिल्कुल सिंगल सिलेंडर की तरह। वहां पे सिंगल सिलेंडर पावर लगाता है, और सिंगल सिलेंडर पावर क्या होता है, एक बार पावर लगाता है, जब ब्लास्ट हुआ तो पावर लगाई, फिर वो फ्री हो जाता है, फिर पावर लगाता है, फिर वो फ्री हो जाता है। 4 स्ट्रोक इंजन आ रहे हैं, मतलब कि एक बार पावर मिलेगी, 3 बार वो खाली चलेगा। सिंगल सिलेंडर जो होगा वो होगा आपका सिंगल फेज बिजली को मान लो। जी जी जी। 3 फेज बिजली जो होगी वो होगी 3 सिलेंडर। या फिर आप एक और तरीका मैं बता रहा आसान भाषा में समझने के लिए, अगर आप साइकिल चला रहे हो जी, अगर आप एक पैडल लगा लो जी साइकिल में, एक साइड का पैडल हटा दो, एक साइड का पैडल लगाओ, तो वो होगी आपकी सिंगल फेज बिजली। वो एक चक्कर में एक बार पावर लगाती है जब वो नीचे जा रहे होगे, फिर वो पैडल को ऊपर आने का वेट करेगी जी। अगर आप अपनी साइकिल में किसी भी तरीके से, संभव नहीं है लेकिन अगर 3 आदमी को बैठा के 3 पैडल लगा दो और उनके बीच का एंगल बिल्कुल बराबर रखो, जो कि 120 डिग्री रखना पड़ेगा आपको, तो अगर 3 आदमी बैठ के 3 पैडल लग जाएं, उसको साइकिल को चलाया जाए, वो होगी 3 फेज बिजली के बराबर। कोई ना कोई पैडल नीचे दबता ही रहेगा, कोई ऊपर भी आ रहा होगा, लेकिन हर वक्त कोई ना कोई कम से कम एक पैडल नीचे जाता ही रहेगा, मतलब हमेशा पावर में रहेगा, हमेशा पावर में रहेगा। तो वो होगी 3 फेज। ये अंतर है फेज में। जी जी। अच्छा, एक नेक्स्ट जो मेरा सवाल है, नेक्स्ट ये सवाल है जी, जैसे मान लीजिए आपको पता भी है कि जैसे भाई एसी करंट है, अल्टरनेटिव करंट है अपना ना, इलेक्ट्रिसिटी के जो करंट है, और डीसी जो करंट है वो अपना होता है साधारण बैटरी वाला करंट। हाँ जी। ऐसा नहीं हो सकता जैसे भाई बहुत नुकसान होते हैं, कई बार देखो बिजली वाले करंट में कई बार किसान की भी मृत्यु हो जाती है जी। हाँ। खेतों में आग लग जाती है तार टूटने पे। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि जैसे उसमें डीसी से चलाया जाए सब कुछ, बैटरी वाले करंट से चलाया जाए, मोटर भी बैटरी वाले करंट से चलाई जाए, जिससे कि भाई नुकसान होने के बिल्कुल चांसेस खत्म हो जाएंगे। ठीक है जी, तो ऐसा तो कुछ बताइए, ऐसा नहीं हो सकता? अब मैं बताता हूँ ऐसा क्यों नहीं हो रहा। दरअसल हमें ऐसा लगता है कि डीसी करंट जो है वो नुकसानदायक नहीं है, डीसी करंट हमारे लिए बिल्कुल सेफ है, ऐसा हमें फील होता है। उसका कारण ये है क्योंकि हमने डीसी करंट हमेशा ऐसे सोर्सेज में देखा है जिनसे हमें करंट नहीं लगता, जैसे कि हमने सेल के अंदर देखा, बैटरी के अंदर देखा 12 वोल्ट की, तो हमें लगता है कि डीसी करंट नहीं मारता, लेकिन ऐसा नहीं है। अच्छा, डीसी भी करंट मारती है और वो भी जान ले लेगी। जान लेने के लिए डीसी और एसी का होना जरूरी नहीं है। हाँ जी। जान लेने के लिए इस बात से फर्क पड़ता है आपके शरीर से कितना करंट गुजरा, और आपके शरीर से कितना करंट गुजरेगा ये इस बात पे डिपेंड करता है जो आपका बिजली का सोर्स है उसका वोल्टेज कितना था। अगर डीसी का सोर्स का वोल्टेज भी उतना ही हो जाए जितना एसी का है, मान के जो 220 वोल्ट है, तो आपको बराबर झटका लगेगा और आपको बराबर ही, मतलब आदमी के डेथ के चांस या फिर इंजरी के चांस बराबर रहेंगे। तो डीसी कोई सेफ नहीं है, ऐसा नहीं है डीसी सेफ है या बहुत ज़्यादा सेफ है, कुछ खास अंतर नहीं है। वोल्टेज लो होना सेफ है। अगर हम अपने वोल्टेज लो कर लें, मान के चलो 12 वोल्ट या 24 वोल्ट तक चले जाएं, बेसिकली हमको लगभग 36-40 वोल्ट तक करंट नहीं लगता, 45-48 वोल्ट पे करंट लगना स्टार्ट हो जाता है। तो अगर हमारे वोल्टेज लो हो तब हमें करंट नहीं लगेगा, लेकिन अगर हमने वोल्टेज लो कर दिए ना, तो फिजिक्स के सिद्धांत के हिसाब से हमें एम्पियर बहुत ज़्यादा चाहिएंगे। और अगर मैं बिल्कुल देसी भाषा में बताऊं, जो तार आज आपका इतना मोटा है 200 वोल्ट पे जी, आप अगर उसको 50 वोल्ट पे ला रहे तो आपने लगभग कितना 4 गुना वोल्टेज कम कर दी, तो इसका जो साइज़ है वो लगभग आपको बढ़ाना पड़ेगा, 2 गुना साइज बढ़ाना पड़ जाएगा। जो घरों में तार या फिर जो इतने तार आ रहे हैं लगभग डबल साइज के करने पड़ जाए आपको। एक मोटा सा कंपैरिजन है, 100% ट्रू नहीं है। आपके सारे जितने भी तार जा रहे हैं उनकी मोटाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो इसलिए नहीं कर। मैं आपको उदाहरण के तौर पे बता रहा, आपने देखा होगा फिजिक्स का सिद्धांत ये है कि जब अगर वोल्टेज बढ़ेगा जी तो एम्पियर घटेगा, अगर वोल्टेज घटेगा तो एम्पियर बढ़ेगा। ये हमेशा किसान भाई को याद रखना। ये मैं आप आगे की वीडियोस में बताऊंगा कि ये कहाँ काम आता है। आपकी जो मोटर है, मोटर की हेल्थ के लिए बहुत जरूरी सिद्धांत है कि वोल्टेज घटेगा तो एम्पियर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। जी जी जी। और एम्पियर वोल्टेज घटेगा तो एम्पियर बढ़ेगा, वोल्टेज बढ़ेगा तो एम्पियर घटेगा। उदाहरण के तौर पे आप देखो, जो 11,000 की लाइन आ रही है हाई टेंशन, उसके तार पतला हो जाता है, और जो गांव में ट्रांसफार्मर से जो आउटपुट निकलती है, जो मतलब जो आपकी लो टेंशन निकलती है, फिर आप वो 440 वोल्ट बोलता है, उसका तार मोटा होता है, क्योंकि 11,000 के वोल्टेज 11,000 है तो उसमें पतले तार में भी चला जाता है। यहाँ पे वोल्टेज 11,000 से कम करके हम 440 वोल्ट पे ले आए, तो हमारा तार जो है वो हमें मोटा रखना पड़ रहा। अब अगर हम अपना सेफ्टी के लिए 12 वोल्ट या फिर उससे कम, बहुत कम 40 वोल्ट 50 वोल्ट पे आ जाएंगे, तो तार इतने मोटे मोटे हो जाएंगे, खर्चा इतना बढ़ जाएगा, तो इसलिए हमें वोल्टेज हाई रखनी पड़ती है। तो दीपांशु भाई आज की वीडियो यहीं बंद करते हैं, और एक बात है, जो नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे, नेक्स्ट वीडियो हम यही बनाएंगे 12 के मोटर के ऊपर ही बनाएंगे कि भाई स्टार्टर की जरूरत क्यों पड़ती है।
ठीक है, बिल्कुल ये जी। तो ये टॉपिक रखना है। बिल्कुल। और अम्पेयर क्या होते हैं, वोल्टेज क्या होते हैं, इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो आज की वीडियो यहीं पे कंप्लीट करते हैं। धन्यवाद जी। धन्यवाद।